फिर उसके बाद नेक्स्ट है आपका काइंड्स ऑफ डिबेंचर्स, ऋण पत्रों के प्रकार। देखिए जो आपके डिबेंचर्स हैं 8 तरह के होते हैं। देयर आर 8 टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स। फर्स्ट इज रजिस्टर्ड डिबेंचर, सेकेंड इज बेयरर डिबेंचर्स, थर्ड इज मॉर्टगेज एंड सिक्योर्ड डिबेंचर्स, नीट और अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स, कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, इररिडीमेबल और परपेचुअल डिबेंचर्स, रिडीमेबल डिबेंचर्स, फर्स्ट डिबेंचर एंड सेकेंड डिबेंचर्स। देखिए 9 तरह के हो गए, पर ये एक ही तरह के हैं डिबेंचर्स। सो आई एम एक्सप्लेनिंग अगेन अबाउट द काइंड्स ऑफ डिबेंचर्स। रजिस्टर्ड डिबेंचर्स, क्योंकि रजिस्टर्ड डिबेंचर्स वे डिबेंचर्स हैं जिनकी धारक का नाम कंपनी द्वारा रखे गए ऋण पत्रधारियों के रजिस्टर में लिखा जाएगा। ठीक है, बहुत ईजी से हैं। हो सकता है आपके पास में क्वेश्चन आ भी सकता है कि एक्सप्लेन द डिबेंचर्स एंड डिफरेंस बिटवीन डिबेंचर्स एंड डिबेंचर स्टॉक एंड द काइंड्स ऑफ डिबेंचर्स। तो उस हिसाब से इस क्वेश्चन को आप प्रिपेयर कर सकते हो एक थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो बच्चे प्रैक्टिकल नहीं करते हैं तो उनको थ्योरी कंफर्म क्लियर होनी चाहिए पूरी। देखिए आपके जो रजिस्टर्ड डिबेंचर्स हैं बता दिया, जिनका नाम जैसे आप लोग हो, ठीक है, धारक का नाम कंपनी द्वारा रखे गए ऋण पत्रधारियों के रजिस्टर में। अगर आपने एडमिशन लिया है दैट मीन्स आपका नाम होगा कॉलेज के रजिस्टर में, तो इसीलिए इसी तरह आपके जो डिबेंचर्स हैं वो भी रजिस्टर्ड हो जाते हैं। मतलब कोई भी किसी तरह का कोई डिबेंचर्स है वो रजिस्टर्ड है कंपनी के पास में। तो ऐसे ऋण पत्र का वैध धारक वही होगा, एक लीगल व्यक्ति वही है जिसका नाम डिबेंचर्स पत्र पर या ऋण पत्रधारियों के रजिस्टर में लिखा गया होगा। ठीक है, तो ऐसे ऋण पत्र का अंतरण भी कंपनी अधिनियम द्वारा निर्धारित विधि का पालन करके ही किया जाता है और ऋण पत्रों की रजिस्टर में ऋण पत्र की राशि और अंकित दर से ब्याज का भुगतान का विवरण भी लिखा होता है। यदि आपके जो डिबेंचर्स हैं डिबेंचर्स के लिए संपत्तियों का प्रभार भी है तो उसे भी उल्लेख आपके ऋण पत्रधारियों के रजिस्टर में ही करना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट है आपका बेयरर डिबेंचर्स, वाहक ऋण पत्र। आई थिंक इसमें बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। इट्स इजीली रीडेबल फॉर यू ऑल्सो इन बुक्स ऑल्सो। और आपको इस वीडियो में भी दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करा जा रहा है इसको। कारण सिंपल है क्योंकि बहुत सिंपल वे में बुक्स में ही मेंशन कर रखा है। नेक्स्ट बेयरर डिबेंचर की ऐसे ऋण पत्र से है जिन्हें केवल सुपुर्दगी द्वारा ही हस्तांतरित किया जा सकता है। ठीक है, आप सुपुर्द करोगे उसको सुपुर्द करोगे तभी आप उसको ट्रांसफ़र कर सकते हो और इनके वैध अंतरण के लिए कंपनी के कार्यालय में रजिस्ट्रेशन कराने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। मतलब ये रजिस्टर्ड नहीं है, पर क्योंकि ये वाहक ऋण पत्र ऐसे होते हैं जिन्हें केवल आप ट्रांसफ़र करके ही उसको सुपुर्दगी, मतलब आप किसी को हैंड ओवर करके ही उसको ट्रांसफ़र कर सकते हो और इसके लिए कोई रजिस्ट्रेशन की भी ज़रूरत नहीं है। रजिस्टर्ड ऋण पत्रों में तो ऋण पत्रों पर जो आपका इंटरेस्ट है दे ब्याज उसकी निर्गमक कंपनी द्वारा उस व्यक्ति को चुकाया जाता है। यानी कि जिस कंपनी ने लोन लिया है उस कंपनी द्वारा उस दूसरे व्यक्ति को चुकाया जाता है जिससे लोन लिया है, जिसका नाम कंपनी के ऋण पत्रधारियों के रजिस्टर में लिखा होगा कि कौन कौन से डिबेंचर्स होल्डर हैं जिनसे कंपनी ने लोन लिया है। परंतु आपके जो बेयरर ऋण पत्र हैं उसमें ब्याज उस व्यक्ति को दिया जाता है जो उसका धारक है, जो सुधारण करने वाला है, जिसके पास है ये। और ब्याज के सुगम भुगतान के लिए जो आपका बेयरर डिबेंचर्स हैं उनके साथ ब्याज कूपन भी लगा दिया जाता है और ब्याज की ड्यू डेट पर या उसके बाद आपके जो बेयरर डिबेंचर्स हैं उन ब्याज कूपनों को किसी बैंक के ज़रिए कंपनी के बैंक में भुगतान के लिए प्रस्तुत कर सकता है। तो मतलब कंपनी कूपन लगा के देती है उस इंटरेस्ट के लिए और जो धारक है वो ब्याज कूपनों को किसी बैंक के ज़रिए कंपनी के बैंक में भुगतान के लिए प्रस्तुत कर देता है और कंपनी का बैंक ऐसे ब्याज कूपनों में दर्शाई गई ब्याज की राशि का भुगतान भी कर देता है। तो ऐसे ऋण पत्रों को मैच्योरिटी पर डिबेंचर स्टॉक के वाहक को ही इसका भुगतान प्राप्त करने का अधिकार भी हो जाता है। नेक्स्ट है इसके बाद मॉर्टगेज और सिक्योर्ड डिबेंचर, क्योंकि मॉर्टगेज डिबेंचर में मान लिया जाता है कि कंपनी की अचल संपत्तियां, कंपनी की जो एसेट्स हैं जैसे कि लैंड है, बिल्डिंग है,
की जमानत पर ऋण पत्र निर्गमित किए गए हैं, कि उनको जमानत दी है और उसके आधार पर डिबेंचर्स इशू किए गए हैं। और ऐसी संपत्तियां, इन संपत्तियों पर सुरक्षित जमानती ऋण पत्रों पर इंटरेस्ट भी होता है और कंपनी द्वारा इन ऋण पत्रों का अथवा उन पर देय ब्याज का भुगतान न कर पाने की अवस्था में ऋण पत्रधारियों का एक प्रन्यासी जो कि ट्रस्टी है बंधक संपत्ति को बेचकर अपने ऋण या ब्याज का भुगतान कर लेता है। मतलब जैसे जो नॉर्मल एक फिनोमेना रहता है अब लोन लेने का कि आप अपनी कुछ एसेट्स को गिरवी रख देते हो, वही वाला तरीका है मॉर्टगेज और सिक्योर्ड डिबेंचर्स का। सिक्योर्ड है क्योंकि दे आर सिक्योर्ड बाय द एसेट्स, कि उन्होंने अगर पैसा दिया है तो कुछ ना कुछ जो इसकी एसेट है, कंपनी की संपत्ति है, वो गिरवी रख ली, जैसे लैंड ले लिया या उसकी बिल्डिंग ले ली है। और अगर जो कंपनी है, इफ़ कंपनी इज अनेबल टू पे देयर लोन, उस टाइम क्या करेगा, जो डिबेंचर्स होल्डर है उसकी एसेट्स को सेल कर देगा और अपना जो पैसा वसूल कर लेगा। ठीक है। फिर उसके बाद फोर्थ है गैर जमानती नेक्ड या असुरक्षित ऋण पत्र, नेक्ड और अनसिक्योर्ड डिबेंचर। तो इस प्रकार के जो ऋण पत्र हैं उनसे ऐसे ऋण पत्रों से है जिन्हें बिना किसी संपत्ति की जमानत पर निर्गमित किए गए हैं। और ऐसे मतलब आपने कोई भी किसी तरह की सिर्फ अपनी गुड फेथ में व्यवहार के कारण ही उसको लोन दे दिया है, आपने किसी भी तरह की कोई उसकी एसेट्स को गिरवी नहीं रखा है। तो ऐसे अगर आप इस तरह से लोन देते हो तो ऐसे ऋण पत्रों पर ना तो प्रिंसिपल और ना इंटरेस्ट दोनों ही सिक्योर नहीं रहते। क्यों? क्योंकि जिस व्यक्ति ने लिया है वो हो सकता है कि आपको कुछ टाइम के बाद उस पैसे को लौटाने के लिए मना भी कर दे। ठीक है। तो इस तरह के जो अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स हैं वो आपके सिर्फ गुड फेथ या आपके व्यवहार की वजह से ही आपको लोन दे या ले सकते हैं। ठीक है। अदरवाइज ये प्रैक्टिकल नहीं है कंपनी के केस में तो। ठीक है। फिफ्थ है उसके बाद कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, क्योंकि स्टार्टिंग में भी आ गया था आपका कन्वर्टेबल, कि जो आपके फुली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स हैं उनके निर्गमन के समय निर्धारित की गई शर्तों के अनुसार एक निश्चित अवधि के बाद डिबेंचर्स की जो पूरी राशि है वो इक्विटी अंशों में परिवर्तित कर दी जाएगी। ठीक है। कन्वर्टेबल नाम से पता है कि कन्वर्ट क्या है, कि जो आपकी डिबेंचर्स हैं वो आफ्टर सम टाइम से दे विल कन्वर्ट, दे कैन बी कन्वर्ट इनटू अ डिबेंचर, सॉरी शेयर्स, वो शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो कभी कभी डिबेंचर्स आपके पार्शली कन्वर्टेबल भी होते हैं और आपके जो पार्शली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स हैं उनका एक स्पेसिफिक पार्ट ही निश्चित की गई अवधि के बाद इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो जाता है। और आपके जो डिबेंचर्स हैं, डिबेंचर्स का जो बाकी रेस्ट ऑफ अ पार्ट ऑफ डिबेंचर्स आपकी जो मैच्योरिटी डेट है या निर्गमन के समय निर्धारित की गई शोधन की अवधि के समाप्ति पर ही भुगतान करके रिडीम कर दिया जाएगा। ठीक है। कन्वर्टेबल बता दिया कि वो टाइम आएगा तभी आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो या उसकी मैच्योरिटी डेट आ जाएगी तब आप उसको कन्वर्ट कर दोगे। और कभी कभी क्या होता है कि जो पार्शली कन्वर्टेबल भी होते हैं तो एक निश्चित भाग का ही आप एक निश्चित भाग को आप कन्वर्ट कर सकते हो शेयर्स में, इक्विटी शेयर्स में, और उसके कुछ भाग को आप रिडीम करोगे आफ्टर मैच्योरिटी डेट या उसके समय निर्धारित की या निर्गमन के टाइम पे, इशू के टाइम पे जो डेट आपने स्पेसिफिक अवधि डिसाइड करी उस टाइम उसको रिडीम कर दिया जाएगा। मतलब पूरा कन्वर्ट नहीं किया जा रहा, पार्शली आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है इरिडीमेबल और परपेचुअल डिबेंचर, अशोध्य ऋण पत्र या चिरस्थायी ऋण पत्र। तो आपके जो अशोध्य हैं इरिडीमेबल डिबेंचर से मतलब क्या है, आशय है ऐसे ऋण पत्रों से है जिनका रिडेम्पशन कंपनी के जीवन काल में नहीं किया जाएगा। यहाँ ध्यान देने वाली क्या चीज़ है कि नहीं किया जाएगा, और जिनका भुगतान किसी पूर्व घोषित दूरस्थ आकस्मिक घटना के घटने पर अथवा अत्यंत लंबी अवधि के व्यतीत होने पर या कंपनी के समापन होने पर ही किया जाएगा। तो इरिडीमेबल आर दोज काइंड ऑफ डिबेंचर्स कि जिनको रिडीम ही नहीं किया जा रहा, कंपनी के जीवन काल में रिडीम नहीं किया जाएगा। जब कोई स्पेसिफिक कोई ऐसी घटना होगी कि हाँ ऐसे कंडीशन लगाए थे कि अगर हाँ कोई हमारा जो लेनदार है वो एक्सपायर हो जाए या उसको कोई ऐसी नीड है वो दिवालिया हो जाए तब आप उसका पेमेंट करोगे, अदरवाइज आप पेमेंट ही नहीं करोगे, उसको रिडीम नहीं करोगे इनफैक्ट ना। तो आकस्मिक घटना के घटने पर या बहुत लंबा टाइम पीरियड हो गया है उसको बीत जाने के बाद ही आप कंपनी के जब कंपनी ख़त्म हो जाएगी
तब आप करोगे, अदरवाइज नहीं करोगे। ठीक है, तो ये इट्स डिपेंड अपॉन द लोन प्रोवाइडर कि वो क्या इस तरह के डिबेंचर्स चाहता है कि वो इरिडीमेबल हों, कि वो रिडीम ही ना करवाए। ठीक है, रिडीमेबल वही ऐसे डिबेंचर्स जिनका शोधन निर्गमन प्रलेख में घोषित निश्चित तिथि को अथवा पूर्ण निश्चित तिथि से पहले ही कर दिया जाएगा, आपका रिडीमेबल डिबेंचर्स कहलाते हैं। और अधिकांश कंपनियों द्वारा प्राय इसी प्रकार के डिबेंचर्स इशू कर दिए जाते हैं। दैट मीन्स सिक्योर्ड भी आपकी वो सिक्योर्ड डिबेंचर्स भी हो सकती हैं और रिडीमेबल डिबेंचर्स भी। क्यों? क्योंकि ऐसे डिबेंचर्स को जो आपकी डेट बता रखी है लेते टाइम निश्चित तिथि को अथवा उससे पहले ही कर दिया जाएगा, उसे आप शोध्य ऋण पत्र कहते हैं। फिर उसके बाद लास्ट आ जाते हैं, दो एक ही तरीके के हैं, फर्स्ट डिबेंचर एंड सेकंड डिबेंचर्स, कि जिन ऋण पत्रों का भुगतान अन्य ऋण पत्रों की अपेक्षा प्राथमिकता के आधार पर सर्वप्रथम किया जाना है उन्हें आप प्रथम ऋण पत्र कहते हैं। और ऐसे ऋण पत्रों को शोधित करने देने के बाद भी पुनर्निर्गमित किया जा सकता है। जो आपके फर्स्ट डिबेंचर हैं उनको आप रिडीम कर दोगे, उसके बाद भी आप उसको री इशू कर सकते हो। जबकि आपके सेकंड डिबेंचर हैं और जिन ऋण पत्रों का भुगतान प्रथम ऋण पत्रों के भुगतान के बाद किया जाता है उन्हें द्वितीय ऋण पत्र कहते हैं, सेकंड डिबेंचर कहते हैं। और इसी तरह आपके थर्ड, फोर्थ एंड सो ऑन ऋण पत्र आदि प्राथमिकता वाले भी डिबेंचर्स हो सकते हैं। अब क्या हुआ, वैसे तो जनरली 8 ही होते हैं, पर इसने इसको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड का नाम दे दिया है कि इसमें भी प्रेफरेंसेस सेट कर दिए हैं कि कौन से वाले डिबेंचर्स होल्डर को पहले पेमेंट करा जाएगा। ठीक है, तो दीज आर द काइंड्स ऑफ डिबेंचर्स: रजिस्टर्ड, बियरर, मॉर्टगेज या सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड, कन्वर्टेबल, इरिडीमेबल, रिडीमेबल और फर्स्ट एंड सेकेंड एंड थर्ड एंड फोर्थ सो ऑन व्हाटएवर। ठीक है, तो ये थे आपके डिबेंचर्स। नेक्स्ट क्लास में आपके क्वेश्चंस हम आपको करवाएंगे।